morning. No videos being displayed as of now, ma'am. Udasa, you can start. That is fine, ma'am. Thank you. Good morning. Welcome, ma'am. Good morning, everyone. And with this, we'll be starting the session now. This is a very important session, and this is going to play a very important and decisive role in deciding which courses to be chosen. तो सिमज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से मैं इस करियर वेबिनार में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आप में से जो छात्र हैं, ज्यादातर छात्रों ने अभी इंटरमीडिएट की परीक्षा दी होगी और कुछ छात्र ग्रेजुएशन की भी परीक्षा देकर के आए होंगे जो पीजीडीएम कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ज्यादातर मेजॉरिटी के जो छात्र हैं वो अभी इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन देकर के आए हैं। यू मस्ट हैव क्लियर्ड योर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। और ज्यादातर जो छात्र हैं वो मैनेजमेंट और आईटी के कोर्सेज के लिए होंगे, बीबीएम कोर्स के लिए या बीबीए कोर्स के लिए या फिर बीसीए के लिए या बीएससी आईटी के लिए या फिर बीकॉम प्रोफेशनल जैसे कोर्सेज के लिए। हमारे कुछ छात्र इसमें ऐसे भी होंगे जो जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है, जो पीजीडीएम कोर्स के लिए होंगे, जिन्होंने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया है। ये सेशन क्यों जरूरी है? आप तमाम लोगों ने फॉर्म तो ले लिया है और अगले जो इस वीक जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है कमिंग वीक में, उसमें आप पार्टिसिपेट भी करेंगे। लेकिन ये सेशन जो आज हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल IIM अहमदाबाद के एलुमनाई हैं, वो आप लोगों को संबोधित करेंगे। जाने माने करियर काउंसलर हैं, मोटिवेटर हैं। कई एक वीडियोस में आपने उनको देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, या मैगजीन्स में उनको देखा होगा। आज आपको उनसे करियर काउंसलिंग का मौका मिलेगा। ये सेशन क्यों महत्वपूर्ण है, मैं इसके बारे में बता दूं। चलना महत्वपूर्ण है, लेकिन चलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है किस दिशा में चलना है। आपके पास बेहतरीन गाड़ी है तो किस डायरेक्शन में आप अपनी कार की स्टीयरिंग को मोड़ेंगे, मोटरसाइकिल के हैंडल को मोड़ेंगे, वो दिशा जानना बहुत जरूरी है। पैडल चलाना और इंजन चलाना तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही। तो इससे पहले कि आप अपने कदमों को बढ़ाएं, ये जानना बेहद जरूरी होगा कि किस दिशा में कदम को बढ़ाएं। वो मैनेजमेंट का फील्ड होगा, आईटी का फील्ड होगा, या आप पीजीडीएम के कोर्स में जाना चाहते हैं, कॉमर्स के फील्ड में जाना चाहेंगे, कौन सा फील्ड आपके लिए अच्छा होगा, ये जानना बहुत जरूरी होगा। और आज के सेशन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का पता चलेगा। करियर के गोल्स क्या क्या हैं, किस तरह का ऑप्शन आपको करियर की किस दिशा की ओर लेकर के जाएगा, और कैसे वो आपको एक सकारात्मक मंजिल तक पहुंचा सकता है। बिकॉज व्हाट इज योर गोल? आपका गोल केवल 3 साल की प्लानिंग नहीं है, और हम इतना छोटा आपको सोचने भी नहीं देंगे। आपका गोल है, आपका लक्ष्य है कि 3 साल के बाद जब आप इस कोर्स को पूरा कर लें, या अगले 2 साल में जब आप पीजीडीएम कोर्स को पूरा कर लें, उसके बाद आप अपने करियर की शुरुआत करें। सिमज एक कॉलेज है, लेकिन कॉलेज का पर्पस केवल ग्रेजुएशन डिग्री लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है। सिमज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, जिसके कि पटना में अलग अलग विभिन्न कॉलेजेस हैं, हम इन्हें एसोसिएशन ऑफ सिमज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। इसके अंतर्गत सिमज प्रोफेशनल कॉलेज हैं, कैटलिस्ट कॉलेज आते हैं, और इसके तहत सिमज को आता है, और इसके तहत स्वतंत्रता सेनानी शंकरलाल अग्रवाल प्रबंधन एवं तकनीकी महाविद्यालय आते हैं। इन तमाम कॉलेजेस को जो सिमज के अंतर्गत संचालित होते हैं, हम शॉर्ट में सिमज या सिमज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। और इन तमाम सिमज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के निदेशक हैं प्रोफेसर नीरज अग्रवाल, जो आज के हमारे चीफ स्पीकर हैं, प्राइम स्पीकर हैं, और वो आज आपको इसके बारे में गाइड करेंगे। लेकिन मैं कुछ चीजें बता दूं जो इसकी व्यवस्था है। आप सभी लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं वो चैट बॉक्स में दे सकते हैं, और सेशन के अंत में हम आपके क्वेश्चंस को
पूछ करके आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि सेशन के माध्यम से आपके मन में जो सवाल उमड़ रहे हैं, उन सवालों के जवाब प्रोफेसर नीरज अग्रवाल आपको दे सकें। लेकिन अगर आपके कोई सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं, अनआंसर्ड रह जाते हैं, तो वैसी कंडीशन में आप उस स्पेसिफिक सवाल को चैट पे लिख सकते हैं और एडमिन को आप भेज सकते हैं। हम आपके सवाल को सेशन के अंत में पूछ करके स्पेसिफिकली अगर आपके सवाल अनआंसर्ड रह गए हैं तो हम जवाब दिलवाने की कोशिश करेंगे। पूरे सेशन के दौरान आप लोग अपने कैमरा को ऑन रखेंगे और आपके माइक्रोफोन म्यूटेड रहेंगे। ये एक इंटरैक्टिव सेशन होने जा रहा है, तो आप लोग सवाल को ध्यान से सुनिएगा, सेशन को ध्यान से सुनिए और आपके मन में जो भी सवाल आए तुरंत से चैट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, ताकि आपको चैट बॉक्स के थ्रू जो आप सवाल पूछें आपको जवाब मिल सके। मैं फिर बता दूं कि ये सेशन महत्वपूर्ण है करियर का चुनाव करने के लिए। कैसे करें चुनाव, कौन सा कोर्स चुनें। अभी आप लोगों ने एक कोर्स चुना तो है, लेकिन उसकी संभावनाएं कितनी हैं, कितने बढ़िया उसमें जॉब के ऑप्शंस निकलते हैं, करियर के ऑप्शंस निकलते हैं। ये तमाम चीजें हमारे बीच प्रोफेसर नीरज अग्रवाल हमें आज इन सारे सवालों का जवाब देंगे। सिमज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का दर्शकों का इतिहास रहा है। जिस तरीके से हमारे कॉलेज में पढ़ाई होती है, जो टीचिंग पेडागोजी है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। बिहार का मैनेजमेंट, आईटी प्रबंधन और आईटी का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है सिमज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ से हजारों छात्रों ने टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनी, आईसीआईसीआई जैसी कंपनी में जॉब लिया है। और जो लोग केवल इंटरमीडिएट पढ़ाई करके आए थे, केवल इंटरमीडिएट पढ़ाई करके, जिन्होंने सोचा था कि मुझे केवल ग्रेजुएशन कोर्स करना है, सिमित से केवल ग्रेजुएशन कोर्स नहीं होता, एक करियर की शुरुआत होती है। ये एक लॉन्चिंग पैड की तरह काम करता है। तो ये सेशन आपको इन तमाम सवालों का जवाब देने में मदद करेगा। आप और हम, अगर आप चाहें तो एक ऐसे अच्छे करियर की तरफ बढ़ सकते हैं जिसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के सेशन में पूरे बिहार से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग जिलों से जुड़े हैं, कस्बों से जुड़े हैं, गांव से जुड़े हैं, शहरी इलाकों से जुड़े हैं। और सीमित समूह में पूरे बिहार और आसपास के इलाके से, चाहे यूपी की बात करें, चाहे हम नेपाल एरिया की बात करें, चाहे हम झारखंड की बात करें, चाहे वेस्ट बंगाल की बात करें, अगल बगल के इलाकों से भी छात्र आके पढ़ाई करते हैं। रूरल बैकग्राउंड के भी छात्र पढ़ाई करते हैं, मिक्स बैकग्राउंड के भी छात्र पढ़ाई करते हैं। आखिर क्या है वो टीचिंग पेडागोजी, उन तमाम चीजों की जानकारी हमें आज प्रोफेसर नीरज अग्रवाल देंगे। मेघा मैम, क्या सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं? Yes, sir has already joined us. तो मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर नीरज अग्रवाल। सर, मैं चाहूंगा कि नाउ यू टेक द लीड एंड गो अहेड विद द सेशन। सर, गुड मॉर्निंग नीरज, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Good morning, sir. और आज 2021 के इस पहले करियर वेबिनार में आप सभी छात्रों से जुड़ करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम लोग एक ऐसे दौर में जुड़ रहे हैं जब कठिनाई का दौर है, मुसीबत का दौर है, और हम सब के परिवार में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ बुरी खबरों को सुन रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ऐसे कठिन दौर में क्या हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, क्या हम अपने भविष्य की तैयारियों को छोड़ दें, क्या हम अपने भविष्य को लेकर के अनिश्चित हो जाएं। तो यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि जो ये परिस्थिति आई है, ये परिस्थिति आज आई, लेकिन ये खत्म भी होगी, और इसके बाद हम लोग एक बेहतर दौर में, एक अच्छे दौर की तरफ हम लोग आएंगे और हम इससे बाहर निकल पाएंगे। Excuse me, sir. Excuse me, sir. Somebody is sharing the screen. Somebody is sharing the screen. Yes, sir. Please, sir. मैं इसको ठीक करने को जी, please, sir. हूँ। Ayushman, please take care. I think So, do you need any technical help, sir? I think this technical glitch has been resolved. Okay. The security setting was compromised, and that was the reason somebody was able to share the screen. Maybe किसी ने गलती से स्क्रीन शेयर को टच किया होगा, क्योंकि उसे जूम का ऐप का आइडिया नहीं होगा छात्र को। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम इस कठिन दौर से बाहर निकलेंगे, और हम अपनी तैयारियों को रोक नहीं सकते हैं। छात्र के लिए उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स जो है वह उसका समय होता है, और इस समय को हम व्यर्थ नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी स्थिति में अपने इस कीमती रिसोर्स को, समय को अगर हम व्यर्थ कर देंगे तो भविष्य के प्रति हमारी तैयारियां जो है वो अधूरी रह जाएंगी। तो हम आज इस वेबिनार के उद्देश्य पे आते हैं कि आज आखिर आप सभी छात्रों से जुड़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। आप सभी छात्रों ने सेवा संस्थान में नामांकन हेतु फॉर्म
जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट किया है। आप लोगों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, और इस प्रवेश परीक्षा के पूर्व कुछ बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता हूं। कुछ हो सकता है कुछ आपके मन में प्रश्न हो जिनका मैं समाधान कर सकूं, और कुछ मेरी तरफ से कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैं चाहता हूं आप तक पहुंचाऊं, उन बातों को पहुंचाऊं, ताकि आप उस उद्देश्य को समझें जिस उद्देश्य के साथ सिमेज संस्थान का संचालन किया जा रहा है। यदि हम उस जैसे बहुत से छात्र जो सिमेज में अप्लाई किए हैं, जिन्होंने सिमेज में फॉर्म सबमिट किया है, क्या आप सभी जान रहे हैं कि सिमेज संस्थान के माध्यम से हमारा उद्देश्य क्या है, हमें किन लक्ष्यों को हासिल करना है? आप में से जो भी छात्र अभी वीडियो ऑन करके कहीं घूम रहे हैं, वो किसी एक स्थान पर बैठेंगे। जिन किसी भी छात्र जो लेटे हुए अगर कोई है, तो वो इमीडिएटली उनको इस रूम से, चैट रूम से, इस वेबिनार से बाहर किया जाए दूसरे को होस्ट के द्वारा। जो भी सिंसियरली इस क्लास को, मैं इसे एक क्लासरूम की संज्ञा देना चाहूंगा, क्योंकि एक शिक्षक के रूप में मैं आपसे जुड़ रहा हूं, और यदि आप बाहर इधर उधर लोगों से बात करते हुए मेरी बात को सुनना चाह रहे हैं तो मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। यदि आप घर में लेट करके या आप फॉर्मल तरीके से क्लासरूम को अगर पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रहे हैं, अगर कोई छात्र ऐसा है जिसके वस्त्र जो है वो क्लासरूम के अनुसार उचित नहीं है, तो ऐसे सभी छात्रों को त्वरित रूप से इस क्लासरूम से बाहर किया जाए। और ये एक बेसिक मर्यादा है जिसका पालन आप वेबिनार के माध्यम, क्योंकि जब ये वेबिनार क्या है, ये एक तरह का ऑनलाइन क्लास है, और इस ऑनलाइन क्लासरूम के अंदर में आपको वही सब नॉलेज दिया जाता है जिस तरीके से आप अपने क्लासरूम में लेते हैं। लेकिन आप अपने घर से इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन जब आप घर से अटेंड कर रहे हैं तो भी आप क्लासरूम की मर्यादा का पालन करेंगे। आपकी आवाज म्यूट है अभी, तो आपके तरफ से डिस्टर्बेंस नहीं आ पा रहा है। लेकिन अगर आपका वीडियो ऑन करने की सुविधा दी गई है तो वीडियो डिस्टर्बेंस भी आप नहीं करेंगे। आप वीडियो में बिल्कुल तल्लीनता के साथ, जब मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं क्लासरूम में कि मेरी बातों को आप लोग बच्चों कान से मत सुना करो, और आप सभी को भी मैं यही कहूंगा कि आज इस वेबिनार में आपको जितनी बातें बताई जाएंगी, उन सभी बातों को आपको सिर्फ कान से नहीं सुनना है, आपको उन बातों को ध्यान से सुनना है। और आप सिमेज में पढ़ने के योग्य हैं कि नहीं है, यह आपके आचरण को देख के समझ में आ जाएगा। जिसको बैठने का और जिसको क्लासरूम में बैठने का सलीका नहीं होगा, जिसको क्लासरूम में बैठने का वस्त्र क्या पहनना है इसका सलीका नहीं होगा, वो छात्र सिमेज में आने के लायक हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि अगर उसको बेसिक बैकग्राउंड ही नहीं है, और ये संस्कार जो होते हैं, ये संस्कार पैसे से नहीं आते हैं। गरीब से गरीब छात्र ऐसे होते हैं जो कि बहुत शालीन, बहुत संयमित, और उनके अंदर में सम्मान का भाव होता है। और अगर कोई क्लासरूम के प्रति असम्मान के भाव को रखता है तो वैसे छात्र का सिमेज में स्वागत कर सकूं, मैं ऐसी परंपरा का पालन नहीं करता हूं। हमारे यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं छात्रों का स्वागत करते हैं जो क्लासरूम में और शिक्षक की गरिमा को समझते हों। तो ये मैंने आपके लिए आज एक निर्देश जारी किया है कि आप इस वेबिनार में किस तरीके से अपना आचरण करेंगे। अब मैं उन प्रश्नों पे आना चाहता हूं जिन प्रश्नों को मैं आपसे चर्चा करना चाहता था, जिनके आपसे बात करना चाहता था। मेरा प्रश्न है कि आप में से सभी छात्र जो हैं बिहार के अलग अलग जिलों से हैं, अलग अलग स्थान से हैं, और आपने सिमेज में अप्लाई किया। तो सिमेज के माध्यम से आप अपने जीवन में कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं? आप अगर सिमेज में नामांकन प्राप्त करना चाहते हैं तो वो क्यों करना चाहते हैं? आपका आखिर सिमेज में नामांकन प्राप्त करने के लिए आप आवेदन देने का उद्देश्य क्या है? आप में से कोई यदि इस प्रश्न का जवाब देना चाहता है तो वो अपना हैंड रेज करेगा, मैं उसको जवाब देने के लिए या जो हमारे को होस्ट हैं वो उसके माइक को अनम्यूट करेंगे, ताकि हम लोग आपस में बातचीत कर सकें। और इस वेबिनार में मैं सिर्फ अपनी बात तुम तक पहुंचाऊं ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारी बातों को, तुम्हारे प्रश्नों को सुनना चाहूंगा। हम लोग एक अच्छे वातावरण में आपस में बातचीत कर सकते हैं, है ना? तो मेरा प्रश्न ये था कि आप लोग जो सिमेज में आवेदन किए हैं वो क्यों किए हैं? आपका उद्देश्य क्या है? आपके लक्ष्य क्या है? क्या आप हासिल करना चाहते हैं? किसी ने हैंड रेज, इसमें एक हैंड रेज का ऑप्शन होता है। आप में से जो लोग बिल्कुल नए हैं वो नहीं समझ पा रहे होंगे, हैंड रेज का ऑप्शन होता है। जो लोग हैंड रेज करेंगे, 4 students have raised their hands: Dheeraj, Shivam, Satish and Vikas आप Kumar. अलाउ करिए वन बाय वन, बच्चों को अलाउ करिए बोलने के लिए। और जिन्होंने भी हैंड रेज किया होगा उनका कैमरा ऑन होगा। मैं तो किसी को देख नहीं पा रहा हूं जिनका भी कैमरा ऑन है।
Dheeraj, can you get my voice now? No. Dheeraj Jaiswal, can you get my voice? You have been allowed to speak up. Yes sir, yes sir, वॉइस आ रही है बट वीडियो नहीं हो रही है। वीडियो नहीं आपका ऑन हो रहा है, आप अपना वीडियो ऑन करिए धीरज फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू। हाँ सर, स्टार्ट वीडियो पे क्लिक करते हो वहाँ पे आता है यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट हैज डिसेबल इट। अच्छा, वीडियो को डिसेबल किया हुआ है। जस्ट अ सेकंड। मेघा मैम प्लीज काइंडली चेक बिकॉज आई कैन नॉट सी दैट सेटिंग। व्हाट इज योर क्वेश्चन धीरज बाय द वे? सर जैसे सर पूछे ना कि आप जो इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका उद्देश्य क्या होगा? यस, क्या उद्देश्य है आपका? सर जैसे मैंने इस कॉलेज के बारे में देखा, पढ़ा और सुना, जो देखा मैंने इस कॉलेज में हमको आता है कि जैसे हम सोच रहे हैं इस कॉलेज में अगर हम एडमिशन लेते हैं तो मेरे लाइफ में जो मेरा होता है वो क्लियर हो जाएगा, जैसे मेरा लाइफ सेट हो जाएगी। ये लाइफ सेट होना क्या होता है धीरज? सर जैसे मेरा करियर जो होती है एक तरह के, जैसे करियर क्या होता है? हर स्टूडेंट की करियर होती है ना, उसका लाइफ। करियर क्या होता है? करियर से आप क्या समझते हो धीरज? सर करियर जैसे मान लेते हैं मेरा यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ, जैसे मैंने पढ़ाई देखी है, जैसे यूट्यूब पे देखी है, जो कुछ वीडियो डाली हुई है, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड जो वेब से रिलेटेड वीडियो डाली हुई है उसको मैंने वॉच की, तो मैंने वहाँ देखा कि पढ़ाने का तरीका जो है तो कुछ। मेरे प्रश्न पे आओ। तुमने अभी कहा कि करियर मेरा सेट हो जाएगा जी। आप करियर शब्द का मतलब क्या समझते हैं? सर जैसे लाइफ में कोई गोल होती है ना, तो यहाँ से मैंने देखा कि यहाँ से मैंने कंफर्म हो कि यहाँ से मेरा लाइफ सेट हो जाएगी, बस यही सर। देखिए पहली चीज मैं यहाँ पर सब बच्चों को बताना चाहूंगा, अभी आवाज म्यूट कर लें अपना धीरज, आपके घर से और आवाज आ रही है। एक सेकेंड। यस सर, प्लीज प्रोसीड। नहीं, मैं कुछ सेटिंग्स चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी। अच्छा ठीक। हाँ, तो जैसा धीरज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि लाइफ सेट हो जाए, करियर सेट हो जाए, और ये सेट हो जाए या सेटल हो जाए, इस तरह के वर्ड्स अक्सर सुनने को मिलते हैं, और आप में से कई लोगों के मन में ये अभिलाषा होगी कि लाइफ सेट हो जाए, सेटल हो जाए। और देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी कुछ सेट और सेटल के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अगर धरती पर है, जीवन में है, तो फिर वहां पर उथल पुथल भी होगी, उतार चढ़ाव भी होंगे, और अनसेटल रहने में कोई बुराई नहीं है। ये सेटलमेंट जो होता है ये अल्टीमेटली तभी मिलता है जब व्यक्ति शमशान पहुंच जाता है, वहां जाकर के सब कुछ सेटल हो जाता है। वहां शमशान में सब सेटल है, वहां पर कोई उथल पुथल नहीं होती है। और जब तक जीवन है तब तक उतार चढ़ाव है, तब तक उथल पुथल है, और तब तक संघर्ष है, और इसी में तो आनंद है जीवन का, है ना। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा कहता हूं कि आपको रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा, आपको जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए तैयार रहना होगा, आपको जीवन में सेटलमेंट और सेट हो जाना। ये अक्सर मुझे कई बार मैं सेमिनार्स लेता था, और बिहार में छोटे जिलों में भी मैं छोटे छोटे शहरों में गया, तो वहां कोई कहता था कि मुझे वो शिक्षा मित्र के लिए बहाली करना है, या कोई चाहते थे कि वो किसी, एक समय में बच्चे ने कहा कि मुझे गार्ड में आप वो करवा दीजिए, टावर में गार्ड लगवा दीजिए। तो अब वो पढ़ा लिखा 12वीं पास छात्र बोल रहा है कि टावर में गार्ड लगा दीजिए, तो वो बोला कि लाइफ सेट हो जाएगा। ये लाइफ को सेट करना, ये तो जानवर जो है वो इस तरह का मेंटालिटी होता है कि किसी तरह से जीवन गुजार जाए। तो जीवन हमें गुजारना नहीं है, जीवन हमें काटना नहीं है, जीवन हमें जीना है। और जीवन जीने का मतलब है कि आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ो, और निरंतर कुछ नया करो और कुछ बड़ा करो। और इसके लिए सेटलमेंट, जो आदमी जीवन में निरंतर कुछ बड़ा करता है, कुछ नया करता है, वो सेटल कहाँ है? वो तो रोज नया रिस्क ले रहा है, रोज नया संघर्ष कर रहा है, रोज नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, और रोज नए लक्ष्यों को रख करके लक्ष्यों को हासिल करने के प्रति प्रयत्न करता है। और इसी व्यक्ति को कहेंगे कि वो जिंदा व्यक्ति है। मेरी बात को अगर आपको समझ में आए, मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे, तो आप एक बार वो थम्स अप का साइन दिखाना, रिएक्शन का इसमें बटन होगा। क्योंकि अगर हम अपने जीवन में सेट होकर के बस जीवन सेट हो गया, कुछ नहीं करना है, यह सोचेंगे, तो फिर तो भगवान की दी गई जीवन को हम बहुत ही सस्ते में और बहुत ही हल्के में और बहुत ही कमजोरी से निकाल देंगे। और अगर हमको मजबूती से जीना है, तो हम जीवन में अनसेटल हैं, लेकिन हम अपने साथ और लोगों को सेटल करेंगे, हम और लोगों के जीवन में खुशियां लाएंगे, और लोगों के जीवन में हम अवसर लाएंगे, है ना। तो सिर्फ आप अपने एक अवसर को लेकर के चिंतित हो अभी कि मुझे कोई अवसर मिल जाए और मेरा परिवार मुझे
ताना ना मारे कि तुम क्या किया, ठीक है? तो तुम क्या किया ये बोलने का अवसर तुम्हारे परिवार को नहीं मिलेगा, लेकिन तुम और 100 लोगों को और 50 लोगों को तुम जीवन में अच्छा अवसर दे सको, ऐसी तुम्हारे अंदर संभावना है। और मुझे खुशी है कि सीमेज में बहुत से छात्रों ने इस तरीके से आगे बढ़े। कई से छात्र जो है वो उद्यमिता के माध्यम से, एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, या जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां अपनी कंपनी में नए लोगों को अवसर दे पा रहे हैं, नए, अब वो उनके अंडर में कई लोग काम कर रहे हैं। तो ये आपको अपने लिए सबसे पहले, धीरज तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी, तुमने आत्मविश्वास दिखाया, तुमने सीमेज संस्थान पर विश्वास दिखाया बच्चे, लेकिन अब तुमको ये एक छोटा लक्ष्य लेके नहीं चलना है कि जीवन सेट हो जाए। जब धरती पे आए हो तो जीवन जियोगे और पूरा जियोगे, जितना धरती पे तुमको जीवन दिया है भगवान उतना तो पूरा जियोगे ही, लेकिन अब कैसे जियोगे और कितने अच्छे से जियोगे इसकी रूपरेखा तो तुमको बनानी पड़ेगी, है ना? अगर आपके घर में फैन है तो वो फैन चलेगा, लेकिन उसका बटन तो तुमको दबाना पड़ेगा। अगर तुम बटन भी ना दबाओ और इच्छा करो कि हे भगवान ये फैन चल जाए, तो वो फैन, तुमको कुछ तो एक्शन तो लेना ही होगा, और जितने तुम एक्शन लोगे उतने तुमको परिणाम मिलते हैं। तो मैं यहाँ आज आप सभी को ये बात कहना चाहूंगा कि जब आप अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों को लेके आगे बढ़ेंगे तो उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको अनेक प्रयास करने होंगे, और आपके साथ हजारों लाखों लोग हैं। आपने 12th की परीक्षा दी है, आपके साथ लगभग 12 लाख छात्र बिहार में 12th की परीक्षा में अपीयर हुए हैं अलग अलग बोर्ड्स में। क्या सभी 12 लाख लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे? क्या प्रकृति का ये प्रावधान है, क्या इस तरह की हमारे पास व्यवस्था है कि 12 लाख लोगों को जॉब दिया जा सके, या हम लोग जॉब के लिए किसी राजनेता को, किसी मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को देखेंगे कि भाई आप मुझे जॉब दे दो? कोई बाहरी आकर के आपका उद्धार कर दे, इस तरह के इंतजार में बैठना मुझे उचित नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो हमें उनका मैसेज समझना चाहिए और हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और हमारा देश का युवा, भारत का युवा इतना सक्षम है, इतनी बुद्धि, इतनी मेधा, इतनी हमारे अंदर में मेहनत करने की क्षमता है कि हम अपने लिए बड़े लक्ष्यों को रखें और उनको हासिल करें। और इसी उद्देश्य के साथ हम, जो कई बार छात्र हमारे पास आते हैं कि सर यहाँ पढ़ाई अच्छी है, यहाँ डिग्री अच्छी है। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ कि शिवम, विशाल, अमित, प्रकाश, अस्मिता, इन सभी लोगों ने हैंड रेज किए हैं। तो अगर इसी विषय से जुड़े हुए आपकी बात है तो मैं जरूर इनके बातों को भी सुनना चाहूंगा। ऐसे तो मैं अपनी बातें कहता रहूंगा। मैं आप लोगों की बातों को पहले लेता हूँ कि आप लोगों ने हैंड रेज कर रखे हैं। यस शिवम। हाँ सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा जो कि मुझे सीमेज कॉलेज में नामांकन के लिए डिसाइड किया गया। मैडम ने फोन किया था। शिवम, अभी आपने सिर्फ आवेदन दिया है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूं कि आपका चयन हो गया हो, क्योंकि आपकी प्रवेश परीक्षा अभी नहीं हुई है, और जब तक प्रवेश परीक्षा नहीं होती है, जब तक परिणाम नहीं आता है, हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। और यह भी देखिए, अब समय भी हमारे पास कम है, चूंकि थोड़ा समय तकनीकी बाधाओं के कारण निकल गया हमारा। तो प्रवेश परीक्षा के जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको लेकर के काफी बच्चों में प्रश्न है। तो आप सभी छात्रों के साथ कुछ एक सैंपल टेस्ट के मॉड्यूल जो है वो शेयर किए गए होंगे, पीडीएफ फाइल शेयर की गई होगी, उसको बड़े जतन से आप लोग तैयारी करो। अगर आप चाहते हो कि आपका अच्छा मार्क्स आए, अच्छा स्कोर आए, और आप बॉटम 40% में बिल्कुल ना आओ। हमारा बिल्कुल सिंपल सिस्टम है, हम ऊपर से सेलेक्ट नहीं करते, नीचे से लोगों को हटाते हैं। तो जो नीचे से बॉटम होता है 40, उसको हम क्वारंटाइन को हटा देते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ टॉप 60% है हमारा, उसको हम अवसर देते हैं इंटरव्यू के माध्यम से। अब यहाँ पर एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है कि एग्जाम जो रिटर्न का ले रहे हैं, उसमें 2 एग्जाम है आपके। पहला एग्जाम जो है आपका वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है, जिसमें आप जान रहे हो कि मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, और थोड़ा सा रीजनिंग और ये क्या नाम है, जनरल नॉलेज है। लेकिन जो आपका एमसीक्यू है, उसके बराबर इंपॉर्टेंस जो है वो आपके वर्ड्स को लेकर के जो है, या जो आपका जो इंटरव्यू होगा उसका इंपॉर्टेंस बहुत है। और इंटरव्यू हम 1 to 1 लेंगे। इसी तरह से जूम ऐप पर आप जुड़ेंगे, लेकिन आप अकेले जुड़ेंगे, और आपके साथ या तो मैं जुड़ूंगा, या जो मेघा मैम है वो जुड़ेंगी, या पुदार सर, या जो हमारे सीमेज में एचओडीज हैं, जो भी सीनियर पर्सन है सीमेज के, वो 1 to 1 जुड़ते हैं एक एक छात्र के साथ। और एक एक छात्र से मैं बातचीत करता हूं, समझता हूं कि आखिर उसका उद्देश्य क्या है, उसकी तैयारी क्या है, उसकी क्षमताएं क्या हैं, और उसके पास अभी किन चीजों की कमियां हैं।
मेरे पास ग्रामीण परिवेश के छात्र आते हैं सिमेज में, हम उनको भी अलाउ करते हैं। हम अपने कोर्स को इस तरह से डिजाइन किए हैं कि जो रूरल स्टूडेंट हैं, जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, हम उनको एडमिशन ले सकें और हमारे कोर्स में वो बच्चे अच्छा कर सकें, इस तरह की उनको कंटेंट हम दे सकें। तो ये सारा कुछ हम लोग करते हैं। लेकिन अगर कोई छात्र ऐसा है जिसके अंदर सीखने की, समझने की तत्परता नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, जिसके अंदर ललक नहीं है, तो जिसके अंदर अनुशासन नहीं है, तो ऐसे छात्र को नहीं सिखाया जा सकता है। जो कमजोर है और सीखना चाहता है उसे सिखाया जा सकता है, लेकिन जिसके अंदर बिल्कुल इच्छा शक्ति नहीं है, अनुशासन नहीं है, या जिसके अंदर परिवार में जिस तरह से जो अपेक्षा है कुछ करने की वो नहीं है, तो सिर्फ एक डिग्री हासिल करने के लिए मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपना रखना चाहूंगा, और उस कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी लोग इस बात पे ध्यान देंगे। और ये आज के इस वेबिनार का सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा, जो कि मैं अभी तुम लोग को अगले 5-10 मिनट में समझाऊंगा। कि आप जब किसी भी कॉलेज में जाते हैं, अब सब आप लोग स्कूल लाइफ से अपग्रेड करके कॉलेज में आ रहे हो, है ना, और आप जब कॉलेज में आते हैं तो आपके कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं। अक्सर मैं अगर बात करूं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात करूं, तो लगभग जो 80-90% छात्र बिहार में कॉलेजों में नामांकन ले रहे हैं, महाविद्यालयों में नामांकन ले रहे हैं, इन 80-90% छात्रों का जो लक्ष्य मैं देखता हूं, जो उद्देश्य मैं देखता हूं, वह होता है कि किसी तरीके से एक डिग्री हासिल करना है। उनका लक्ष्य होता है कि एक डिग्री हासिल करना है, और यदि वो डिग्री हासिल कर लेंगे तो वो अपने आप को सफल मानेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि यदि किसी छात्र ने कॉलेज से डिग्री हासिल कर ली, तो क्या उस छात्र को आप एक सफल छात्र मानेंगे? क्या उसके जीवन की जो सफलता जो उसको चाहिए थी वो उसको प्राप्त हो जाएगी, ऐसा मान लिया जाएगा? या जो उसके जो बड़े लक्ष्य हैं वो स्टिल वो लंबित रह जाएंगे, वो स्टिल रिमेन पेंडिंग? सो व्हाट आर दोज? डिग्री हासिल करने से आपके जीवन के उद्देश्य परिपूर्ण हो जाए, यह तो हो नहीं रहा है। तो डिग्री के अतिरिक्त आपको ध्यान देना होगा, और आपको देखना होगा कि जो नॉलेज आपको चाहिए, जो नॉलेज कॉलेज लाइफ के साथ आपको मिलना चाहिए, जो वो कोर्स करिकुलम है, वो कोर्स करिकुलम को आपको जो नॉलेज देना चाहिए, क्या वो पूरा पूरा नॉलेज आप हासिल कर पा रहे हो कि नहीं हासिल कर पा रहे हो? अगर कोई छात्र कॉलेज, मुझे ऐसे बहुत से बच्चे मिले जिन्होंने कहा कि सर हम तो कॉलेज में जाते थे सिर्फ 2 बार साल में। कब? तो एक बार एग्जाम दे का फॉर्म भरने के लिए, वो एडमिट कार्ड लेने के लिए, और एक बार फॉर्म भरने के लिए कॉलेज जाते थे, और फिर एग्जाम देने जाते थे। तो जो बच्चे सिर्फ फॉर्म भरने के लिए और एडमिट कार्ड लेने के लिए कॉलेज जा रहे हैं, क्या वो बच्चे नॉलेज हासिल कर पा रहे हैं? और अगर वो नॉलेज हासिल कर भी रहे हैं, तो क्या कॉलेज की कोई भूमिका वहां पे हो पा रही है? क्योंकि या तो वो कॉलेज में क्लास कर नहीं रहे हैं, या उनके कॉलेज में क्लास हो नहीं रही है ना? तो यहाँ पर ये समझ, प्लस अगर क्लास हो रही है तो क्लास में आपको जो नॉलेज मिल रहा है वो नॉलेज क्या है, कैसा है, वो अपडेटेड है, आउटडेटेड है, वो इंडस्ट्री की जॉब की डिमांड के अनुसार है? तो जैसे अगर मैं बात करूं कि विश्वविद्यालयों में जो सिलेबस चलाया जा रहा है, अभी कंप्यूटर के पाठ्यक्रम हमारे कॉलेज में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है सिमेज में, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ बीसीए और बीएससी आईटी के छात्र आते हैं। तो जो कोर्स करिकुलम बनाया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा भी, क्योंकि हमारा कॉलेज जो है वो सरकार के विश्वविद्यालय के तहत संचालित होता है, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के तहत संचालित है। तो अब किसी एक विश्वविद्यालय का सिलेबस जो है वो 1996 में बना था, 1996। अब आप समझिए 1996 में आप क्या कर रहे थे, 1996 में आपकी क्या उम्र थी? हाँ, और उस समय का बना हुआ सिलेबस, हो सकता है आप में से कोई 1996 में शायद पैदा भी ना हुआ हो, आप इतने यंग होंगे, है ना? तो 1996 का सिलेबस जो है, जो कंप्यूटर का सिलेबस, क्या आज की जरूरत के अनुसार पूरा करेगा? क्या वो नॉलेज जो 96 का सिलेबस का नॉलेज लेकर के आपका आज जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो पूरी हो पाएगी? हम लोग आज इस दौर में गुजर रहे हैं जहां हम देख रहे हैं कि आईटी का, कंप्यूटर साइंस का रोल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आज क्लासरूम जो है ऑनलाइन हो रही है, टेलीमेडिसिन हो रहा है, एडटेक हो रहा है, फिनटेक हो रहा है, मेडिटेक हो रहा है, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। तो हर एक सेक्टर में टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी के ऊपर में आ जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी का जो टूरिज्म हो, रेस्टोरेंट से खाना मंगाना हो, हर एक चीज में टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो कई गुना बढ़ गया है। और ऐसे में जब टेक्नोलॉजी का रोल कई गुना बढ़ गया है, मुझे लगता है कि मुझे इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इंटरनेट का कनेक्शन को चेंज कर दीजिए। मेरी आवाज सबको क्लियर मिल रही है क्या? आवाज क्लियर है सर, यू आर ऑडिबल।
अच्छा, नहीं मुझे मैसेज आया था कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। नहीं, अच्छा, otherwise it is fine. You are audible. तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जो इंटरनेट का जो नया दौर आया है, इसमें वो जो 96 का सिलेबस था, 1996 का सिलेबस, और उसका जो नॉलेज है, सिर्फ उस नॉलेज से हमारा काम हो जाए, सिर्फ उस नॉलेज से हम कहें कि हमने डिग्री के साथ नॉलेज भी हासिल कर लिया है, ये संभव नहीं होगा। तो हमें अपडेटेड नॉलेज चाहिए। और दूसरी बात, आप में से सभी लोगों से मैं ये सवाल पूछता हूं, आप लोगों ने जब 12th की परीक्षा दी, at the time when you were studying for your 12th examination, whether you were studying in Bihar board or whether you were studying with CBSE board or ICSE board, with whichever board you were studying, you must be having sufficient numbers for your English paper. You must be having sufficient focus and emphasis on English examination, English paper as a subject, English as a subject. But then the question arises that even after studying English for last 12 years, maybe more than 12 years, you're studying English language. Still, most of the students, they don't feel comfortable, they don't feel confident in terms of communicating in English language. They don't feel comfortable communicating in English language, even though they are comfortable in writing English. To a certain extent, they can write in English, but they're not able to speak in English. Now, why it happens, show? ऐसा क्यों होता है कि आप अंग्रेजी में पूरी अंग्रेजी पढ़ने के बाद भी, और मैं गलत नहीं होऊंगा अगर मैं कहूंगा कि छात्रों ने हिंदी व्याकरण से ज्यादा इंग्लिश ग्रामर पढ़ा है। Am I right or wrong? आप लोगों ने हिंदी व्याकरण ज्यादा पढ़ा या इंग्लिश ग्रामर ज्यादा पढ़ा? तो इंग्लिश ग्रामर ज्यादा पढ़ने के बावजूद इंग्लिश बोलने की जब बारी आती है तब तकलीफ होती है, दिक्कत आती है। तो मैं यहाँ पर बात ये कहना चाह रहा हूं कि प्रॉब्लम जो है वो आपने इंग्लिश का नॉलेज लिया, लेकिन क्या आपने इंग्लिश के नॉलेज को इंग्लिश के स्किल में कन्वर्ट किया? डू यू हैव relevant competency in English language? Have you converted your knowledge of English language into skill of English language? Supposedly you study for business management and you study accounting, you study marketing, but if you don't convert your knowledge of marketing and knowledge of accounting into skill of marketing, into skill of accounting, if you don't convert your knowledge of programming, आपको विजुअल बेसिक का, ASP का, PHP का, जावा का, पाइथन का, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज मिल जाए, और इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप कभी कोई सॉफ्टवेयर ना बनाओ, कभी कोई एप्लीकेशन ना बनाओ, कोई वेबसाइट ना बनाओ, तो क्या वो नॉलेज काम आएगा? अगर मैं सिर्फ टीवी पर कोई कुकिंग का शो देखूं कि ऐसे ऐसे खाना बनाना है, मैं रोज 2 शो देखूं, लेकिन कभी किचन में जाकर कुछ बनाऊं ना, तो क्या वो शो देखने से मैं बढ़िया कुक बन जाऊंगा, अच्छी रेसिपी बना पाऊंगा? प्रियंका, कुमारी, श्वेता, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? है ना? तो सिर्फ नॉलेज ले लेने से आपको स्किल आ जाएगी? आपको स्किल तब आएगी जब आप उस चीज को प्रैक्टिस करोगे। स्विमिंग की क्लास करने से स्विमिंग का स्किल नहीं आएगा। स्विमिंग का स्किल कब आएगा? जब आप स्विमिंग पूल में, तालाब में, नदी में उतरोगे और वहां पर प्रैक्टिकल करोगे। तो ये एक प्रॉब्लम बिहार में, मतलब पूरे भारत में है, लेकिन बिहार में थोड़ी ज्यादा है कि छात्र जो है वो या तो सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, डिग्री से ज्यादा कुछ भी नहीं, बस जॉब डिग्री मिल जाए, चाहे चोरी करके मिल जाए, डिग्री मिल जाए, कोई फायदा नहीं होगा। या नॉलेज ले रहे हैं, अब नॉलेज कौन सा ले रहे हैं? नॉलेज सिर्फ वही ले रहे हैं जो एग्जाम के लिए है। आप लोग को याद होगा, आपके स्कूल में कभी कभी किताब में ऐसा होता था कि लास्ट का 4 चैप्टर जो है वो एग्जाम में नहीं आएगा, ये जो चैप्टर है एग्जाम में नहीं आएगा, ये सब जो 5-6 चैप्टर लास्ट में एग्जाम में नहीं आएगा। अब उस चैप्टर को कोई पढ़ ही नहीं रहा है। ऐसा होता था ना? क्यों नहीं पढ़ रहे उस चैप्टर को? क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। क्या उसमें नॉलेज नहीं है? नॉलेज होगा, लेकिन आपकी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए है? एग्जाम के लिए है। एग्जाम में लिखना है तो इंग्लिश में लिखना सीख गए, लेकिन एग्जाम बोलने का नहीं था, इसलिए बोलना कमजोर है, लिखना फिर भी बेटर है। कम से कम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ, हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ तो लिखने में भी प्रॉब्लम बहुत है। तो यहां पर हमें समझना होगा कि हमारी पढ़ाई जो है वो एग्जाम के लिए हो रही है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए हो रही है, कि लाइफ के एग्जाम के लिए हो रही है। हमें कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है ना? तो यहां पर आपको इन सारी बातों का ध्यान देना होगा कि आपको सिर्फ डिग्री के लिए नहीं पढ़ना है, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है। और नॉलेज आपको कौन सा लेना है? नॉलेज आपको वो लेना है जिस नॉलेज से इंडस्ट्री में आज की जरूरत को आप पूरा कर सको। और उसके बाद मैंने जो कहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि नॉलेज को स्किल में, एबिलिटी में, क्षमता में कन्वर्ट करना है। ज्ञान मिल गया लेकिन क्षमता नहीं आई तो फिर वो ज्ञान काम का नहीं है। जैसे आपको इंग्लिश का नॉलेज मिला, लेकिन अगर इंग्लिश की एबिलिटी नहीं आई, इंग्लिश का स्किल नहीं आया, कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो फिर वो ज्ञान काम का नहीं है।
है ना, वो प्रैक्टिस से आता है। तो अब आपको कॉलेज में क्या क्या चाहिए? अब आपको कॉलेज में डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, डिग्री तो चाहिए, लेकिन डिग्री सब कुछ नहीं है। अब आपको नॉलेज, अपडेटेड नॉलेज, एज पर इंडस्ट्री रेलेवेंट नॉलेज, और उस नॉलेज का प्रैक्टिकल प्रैक्टिस और उसको स्किल में कन्वर्ट करना। तो ये सारा कुछ आपको चाहिए, लेकिन ये सारा कुछ जो है ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आपको पार्टिसिपेट करना होता है, आपको अपने आप को इस प्रक्रिया में बिल्कुल झोंक देना होगा। तब ना, अगर कोई प्रैक्टिकल करने के लिए अपने आप को झोंकेगा ही नहीं, तो कॉलेज अगर प्रैक्टिकल करा भी रहा है तो वो बचा रह जाएगा, है ना। अगर कहीं बारिश हो रही है, उस बारिश में आप भीगने आओगे ही नहीं, आप बंद रहोगे घर में, तो आप तो भीगोगे नहीं, आप तो सूखे रह जाओगे। तो हम ज्ञान की बारिश कर दें, चाहे प्रैक्टिकल्स का हम पूरा अवसर करा दें, प्रोजेक्ट्स करवा लें, हम कॉम्पिटिशन्स करवा लें, लेकिन जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा, जो ये सारी चीजों से, मैं अभी इतनी देर से ये सारी बातें बता रहा हूं, आप में से जो बच्चों को ये सब सुन करके अच्छा लग रहा होगा, जो इसको लेकर के एक्साइटेड हो रहा होगा कि हाँ भाई मैं ये सारा अपडेटेड नॉलेज लूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एंड्रॉइड ऐप मेकिंग, मुझे ये सब चीज पढ़ना है, मुझे ये सब चीज जानना है, जो एक्साइटेड हो रहा होगा, उसके लिए सिमेज में वेलकम होगा। जिसको बोझा लग रहा होगा कि अरे यार हमको तो खाली डिग्री चाहिए था, ये सब क्या क्या बात कर रहे हैं सर, उसके लिए दरवाजा बंद करना है हमें, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो क्लास में आकर के बाकी लोगों का भी मूड स्पॉइल करेगा, वो नहीं हैंडल कर पाएगा, ठीक है। और हर किसी के अंदर हैंडल करने की क्षमता नहीं होती है, और ये हैंडल करने की क्षमता का आपके पुराने स्कूल से, आपकी पढ़ाई से, आपके पापा मम्मी से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका पूरा पूरा कनेक्शन आपके जज्बे से है कि आपने अपने लिए क्या डिसाइड किया है। आपको कुछ बनाना है अपने आप को, कि आपको अपने आप को सड़ाना है। बिल्कुल साफ साफ कहता हूं। तो अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको अपने आप को कुछ बनाना है, तैयार करना है, मेहनत करनी है, अपने आप को तराशना है, तब आप बहुत कुछ कर पाओगे। फिर हर एक शिक्षक हर एक क्लास में आपको कुछ ना कुछ प्लस कर जाएगा, आपको कुछ ना कुछ ऐड कर जाएगा, कुछ ना कुछ पॉलिश कर जाएगा। हर टीचर हर क्लास में आपको पॉलिश कर जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। लेकिन आपको वो छात्र बनना होगा जो हर एक टीचर का हर एक क्लास हर एक दिन रोज करे। यू गेटिंग माय पॉइंट, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। और यही कारण है कि सिमेज में छात्र सबसे सक्सेसफुल होते हैं। और हमें ऐसे बच्चे चाहिए जिनको लगता है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का डिग्री सिमेज से लेना है, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के 50 कॉलेज और होंगे, गो देयर। जिनको लगता है आर्यभट्ट विश्वविद्यालय का डिग्री सिमेज से लेना है, प्लीज गो टू एनी अदर कॉलेज ऑफ आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, देयर अदर कॉलेजेस, आप पता कर लीजिए। सिमेज में बिल्कुल आपका स्वागत नहीं होगा अगर आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, क्योंकि जिसको सिर्फ डिग्री चाहिए वो उतनी ही मेहनत करेगा जितनी डिग्री के लिए चाहिए। और मैं जब बात कर रहा हूं अपडेटेड नॉलेज की, तो वो मेहनत वो करेगा जिसको डिग्री से ज्यादा चाहिए। जब मैं बोलता हूं स्किल्स की, तो वो मेहनत वही करेगा जिसको अपने मतलब थोड़ा एफर्ट भी लगता है। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर ये भी कहूंगा, मैं बार बार एफर्ट बोल रहा हूँ, मेहनत वर्ड का बात प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन कुछ एफर्ट नहीं लगता, कुछ मेहनत नहीं लगता है। जिसको इंटरेस्ट आता है, जिसको मजा आता है, उसको कोई एफर्ट नहीं है, उसको कोई मेहनत नहीं है, फिर उसको मजा आने लगता है। अगर किसी को डांस सीखना है, अगर किसी को क्रिकेट सीखना है, अगर किसी को प्रोग्रामिंग सीखना है, जिसको मैथ्स में मजा आता था, उसको कोई एफर्ट नहीं लगता है, उसको मैथ में मजा आता है। अगर वो रात भर भी मैथ्स बना रहा है तो मजा आता था, है ना। तो आपको अपने पढ़ाई में, करिकुलम में, कंप्यूटर में, या बिजनेस की दुनिया है तो बिजनेस मैनेजमेंट सीख रहे हैं, आपको उसमें मजा आने लग जाएगा। और फिर आप मतलब कोई दिन नहीं होता, कोई रात नहीं होता है, ठीक है। आप 2 बजे रात को, 3 बजे रात को भी अपने आप को अपडेट कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप कहीं यूट्यूब से कोई वीडियो देख करके अपना कुछ, आपके अंदर एक कंपटीशन आ जाता है कि क्लासरूम में मेरे क्लास में जो बाकी बच्चे जान रहे हैं उससे ज्यादा मैं जानूंगा। कल सर ने ये प्रोजेक्ट दिया है, मैं इसमें इससे और बेहतर बनाऊंगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आई डोंट नो। आई थिंक एक बार सबको बच्चों को हम म्यूट अलाउ करते ताकि वो अपनी बात रख सके। मैंने अभी तक जो बातें रखी आप लोग को, क्या आपको वो बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं आप लोग को अनम्यूट करना अलाउ कर रहा हूं। आप में से जो भी छात्र कुछ कहना चाहता है वो अपने आप को अनम्यूट करके कह सकता है। Yes, sir. यस सर Yes, sir, समझ आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? आ रहा है We got it. समझ में आ रही सर, आ रहा है सर, बात समझ में आ रहा है। बिल्कुल। सर आ रही अगर जब मैं बोलूंगा तब आप लोग चुप हो जाओगे, फिर आप लोग अपना वापस चुप करेंगे, ठीक है। श्वेता, कुछ पूछना चाह रही हो? यस सर, समझ में आ श्वेता, रहा। नाम है तुम्हारा? तुम्हारी श्वेता? अच्छा, एनीवेज, there are 10 students who have raised hand. उन्होंने हैंड रेज किया है, वो अपना कैमरा ऑन करे ताकि उनको अलाउ किया जाएगा। सर कैमरा ऑन नहीं हो रहा है।
यस सर, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा है। कैमरा ऑन हो पा रहा है बच्चों? जूम पर थी और क्लास Sir, should I mute all, sir? यस। कोई क्वेश्चन है अगर बच्चों के, जो बच्चों ने चैट में पूछा, तो हम लोग उस पर बात करते हैं। Sure, sir. एक छात्र का सवाल है कमलेश का कि क्या बीसीए के साथ साथ ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना सही रहेगा? कमलेश कुमार, कमलेश, आप बीसीए के साथ ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको नॉलेज नहीं है कि पहला चीज कि जब आप बीसीए कर रहे हैं तो वो प्योर ग्रेजुएशन कोर्स है। जब आप एक ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीसीए का ग्रेजुएशन, तो फिर किसी दूसरे ग्रेजुएशन की क्या जरूरत है? और आप जब बीसीए जैसा प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो फिर कोई जनरल कोर्स, जो कि ऑब्वियसली किसी भी, जहां पर भी कोई जनरल कोर्स अप्लाई कर सकता है, हर जगह प्रोफेशनल कोर्स भी अप्लाई कर सकता है। कहीं पर भी कोई ग्रेजुएट अप्लाई करेगा तो वहां पर बीसीए भी अप्लाई करेगा। हाँ, ऐसे बहुत सारे जॉब्स होंगे जहां बीसीए तो अप्लाई करेगा लेकिन वहां बीए अप्लाई नहीं कर पाएगा, वहां कोई नॉर्मल बीएससी अप्लाई नहीं कर पाएगा, वहां नॉर्मल कोई बीकॉम अप्लाई नहीं कर पाएगा। जो प्रोफेशनल कोर्स जहां पर रिक्वायरमेंट होगी वहां सिर्फ बीसीए, जहां रिक्वायरमेंट है वहां बीसीए अप्लाई कर पाएगा। बीटेक की रिक्वायरमेंट है तो बीटेक कर पाएगा, बीटेक और बीसीए की रिक्वायरमेंट है तो बीटेक और बीसीए कर पाएगा, लेकिन बीए नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कहीं पर बीए को अलाउड है तो वहां पर सारे बीसीए को भी अलाउड है, वहां बीटेक को भी अलाउड है, वहां बीएससी आईटी को भी अलाउड है, वहां पर बीबीए को भी अलाउड है, क्योंकि ग्रेजुएशन बीसीए इज ए प्योर एंड प्योर ग्रेजुएशन कोर्स, यूनिवर्सिटी का कोर्स और यूजीसी का कोर्स। ठीक है, ये पूरा यूजीसी के द्वारा एक अप्रूव्ड कोर्स होता है। तो आप जब ग्रेजुएशन बीसीए का कर रहे हैं तो फिर किसी और दूसरे ग्रेजुएशन की जरूरत आपको नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज की सिमेज में जो भी छात्र पढ़ेंगे तो सिमेज एक रेगुलर डिग्री कॉलेज है, यहाँ रेगुलर क्लासेस करनी होती है और वो छात्र किसी दूसरे अन्य कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता है। लेकिन जैसा कमलेश कह रहे हैं कि वो किसी ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, ये अलाउड होता है। यूजीसी प्रावधान देती है कि आप एक फुल टाइम कोर्स के साथ आप एक डिस्टेंस कोर्स कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसका कोई पर्पस समझ में नहीं आता है। और दूसरा, कम से कम सिमेज के छात्र को इतना समय नहीं मिल पाएगा कि वो सिमेज की पढ़ाई, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट सब करते हुए कोई और कोर्स की पढ़ाई कर सके। क्योंकि हमारे यहाँ पर बीसीए के साथ में आपको कई सारे एड ऑन कोर्सेज जो कराए जाते हैं, एमसीएसई, सीसीएनए, आपको लिनक्स का कोर्स कराया जाएगा, आपको जावा का कोर्स कराया जाता है, एडवांस जावा का, आपको पीएचपी, वर्डप्रेस प्रोग्रामिंग का कोर्स, वेबसाइट मेकिंग का कोर्स, एंड्रॉइड, रोबोटिक्स, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, तो कमलेश, तुम्हारे पास अगर तुमको सिमेज में एडमिशन मिलेगा तो ना तो इतना समय होगा और इसकी कोई जरूरत नहीं है कि कोई बीसीए का छात्र डबल ग्रेजुएशन करे, कोई जरूरत नहीं डबल ग्रेजुएशन करने की, और उसका कोई लाभ नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई बीए किया हुआ है तो बीए किए हुए छात्र के लिए बीसीए करना फायदेमंद होगा, क्योंकि बहुत जगह वो अप्लाई कर पाएगा बीसीए करने के बाद। लेकिन बीसीए वाले के लिए बीए का कोई फायदा हो ऐसा, मैं मतलब नॉलेज का तो फायदा होता है, लेकिन कोई ऐसा जॉब प्रोफाइल जहां पर सिर्फ बीए अप्लाई कर पाएंगे, बीसीए अप्लाई नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं मैंने नहीं देखा है ना। तो आई थिंक कमलेश के सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। कोई और छात्र का सवाल? गुड मॉर्निंग सर, माय प्लान इज, ये समर्थ का सवाल है। गुड मॉर्निंग सर, माय प्लान इज आफ्टर 3 years आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, फॉर दिस बीबीए इज हेल्पफुल। देखिए बच्चे, अगर आपको आईएएस बनना है, इफ यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज व्हिच इज द मोस्ट कोवेटेड जॉब प्रोफाइल इन आवर कंट्री, तो उसके लिए आप बीबीए करो या बीसीए करो, कोई भी कोर्स करो, सभी कोर्स आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए अपीयर कर सकते हैं, आप वहां उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बीबीए कैसे काम आ सकता है, बीकॉम कैसे काम आ सकता है, इसको मैं आपको बताता हूं। आईएएस में आपको इकोनॉमिक्स के कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे ही आएंगे।
जो आईएएस का जीएस की परीक्षा होगी वहां पर आपको इकोनॉमिक्स देखना होगा, आपको ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखना होगा, कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखना होगा, जीएसटी जैसे जो पेपर्स होते हैं, जो भी हमारे यहाँ पर जो टैक्सेशन सिस्टम है, ये सारी चीजों को आपको आईएएस के रूप में तैयारी में देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनके पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो आईएएस की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और यहाँ पर एक जो छात्र जो कि बाय द वे मान लीजिए कि कोई आर्ट्स के पेपर को पढ़ रहा हो, ये भी एक भ्रांति बनी हुई है कि अगर कोई आर्ट्स कर रहा है, अगर कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसके लिए आईएएस करने में सुविधा होगी। अब के जो समय में जो आप रिजल्ट्स देखेंगे, अगर आप आईएएस के जो पैटर्न को, यूपीएससी के पैटर्न को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो एमबीए के छात्र हैं या जो इंडस्ट्री में जॉब कर चुके हैं एमबीए करके, या जो बीटेक वाले हैं, या जो एमबीबीएस वाले हैं, या जो बीसीए वाले हैं, या जो बीबीए वाले हैं, इनकी जो सफलता है वो ज्यादा अधिक हो रही है बजाय कि जो लोग सिंपल ग्रेजुएशन कोर्स करके आते हैं। तो सिंपल मतलब जो सिंपल ग्रेजुएशन में कहने का मतलब वो ट्रेडिशनल कोर्सेज मतलब बीए का कोर्स या सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सभी कोर्सेज अच्छे होते हैं। लेकिन अभी ये ट्रेंड है और ये ट्रेंड बड़ा विजिबल है, जो कि यूपीएससी के रिजल्ट से देखा जा सकता है कि जो टेक्नो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिन्होंने कंप्यूटर सेवी हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं और जो लोग बिजनेस मैनेजमेंट को जान रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स को समझ रहे हैं, उनका सक्सेस रेशियो बढ़ गया है। तो वो एक एडवांटेज जरूर मिलता है, लेकिन डेफिनेटली आपको बहुत ही तत्परता के साथ और बहुत ही शिद्दत के साथ तैयारी करनी होगी। सिमिस के कुछ छात्र इस दिशा में जरूर कार्यरत हैं, अभी भी कार्यरत हैं वर्तमान में भी। और कोई सवाल है कि किसी छात्र का? Yes sir, I have received a question sir. Students जानना चाह रहे हैं जो add-on courses हमारे होते हैं, how beneficial is that? क्या उसको करने की, जो हम ग्लोबल करिकुलम कोर्सेज की बात करते हैं, which is better, ग्लोबल करिकुलम कोर्स में एडमिशन लेना अगर एडमिशन अलाउ हो जाए तो, या यूनिवर्सिटी सिलेबस में ही एडमिशन लेना? देखिए, पहला चीज ये है कि ये चॉइस का विषय नहीं है। ग्लोबल करिकुलम सिर्फ उन्हीं छात्रों को हम दे पाते हैं जिनके अंदर हमको ये क्षमता दिखाई पड़ती है कि वो ग्लोबल करिकुलम को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपका बच्चों का जो एक दायरा है पढ़ाई का वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हम हर किसी को उसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं, हर एक छात्र उसके संग जस्टिस नहीं कर सकता है, और हर एक छात्र उस करिकुलम को ढंग से समझे, सब सीखे, उसका लाभ ले सके, ये क्षमता हर एक छात्र में नहीं होती है। तो सिर्फ उन्हीं छात्रों को इसकी अनुमति मिलेगी जो इसके लिए तैयार होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज की ग्लोबल करिकुलम के कंपोनेंट्स क्या हैं? तो कंपोनेंट्स जो है वो हमारे वीडियोस के माध्यम से या टेक्स्ट मैसेजेस जो बच्चों को भेजे जाएंगे उनमें क्लियर होगा। फिर भी मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे अभी मैंने आईटी के प्रोग्राम के लिए ओवरव्यू दिया था कि वहां पर एमसीएसई यानी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर का कोर्स, जो कि एक सर्वर की सिक्योरिटी के जो कोर्सेज होते हैं, जो कि बहुत इनकी डिमांड इंडस्ट्री में है, माइक्रोसॉफ्ट के कंप्लीट सर्वर मैनेजमेंट का कोर्स उसके अंदर में होता है। उसी तरीके से सिस्को का कोर्स, जो कि नेटवर्किंग के दुनिया में, अब ये जब मैं सर्वर और नेटवर्किंग बोल रहा हूं तो ये पूरा का पूरा काम प्रोग्रामिंग से जुड़ा हुआ काम है। इसमें कहीं पर भी कोई हार्डवेयर को खोल करके उस पर कुछ काम करना हो ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती है। ये कॉन्फ़िगरेशन का काम होता है, सिक्योरिटी असाइन करने का काम होता है। जैसे कि अगर आप कोई एटीएम देख रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी देख रहे हैं, तो हर जगह सिक्योरिटी की आवश्यकता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का काम कोर्स जो होता है, सिस्को का कोर्स होता है, ये वर्ल्ड का सबसे रिनाउंड कोर्स है। इसके अलावा रेड हैट लिनक्स का कोर्स, क्योंकि अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ दुनिया में लिनक्स ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये ज्यादा पॉपुलर हो गया है। ओपन सिस्टम है और उसमें लाइसेंसेस जो हैं वो या तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ओपन वेयर्स होते हैं, फ्री ओपन एनवायरनमेंट डेवलप होते हैं, या बहुत कंपैरेटिवली कम कॉस्ट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं लिनक्स में। और लिनक्स सर्वर्स की कॉस्ट जो होती है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की तुलना में बहुत कम होती है। तो लिनक्स के कोर्स, अब ये सारी चीजें कहीं पर भी किसी भी विश्वविद्यालय के सिलेबस में नहीं है, चाहे वो पटना विश्वविद्यालय हो, चाहे वो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय हो, चाहे वो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय हो, बिहार का कोई विश्वविद्यालय हो, वहां ना लिनक्स की पढ़ाई है, ना वहां पर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की पढ़ाई होगी, एमसीसी की पढ़ाई होगी, ना सिस्को राउटर और स्विचेस की जो कॉन्फ़िगरेशन की पढ़ाई जो होती है वो कहीं नहीं होगी। और हमारे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको सिर्फ एमसीएसई, सीसीएनए और लिनक्स, इसके बल पर उनको अच्छा जॉब मिला। इसी तरीके से उनको एडवांस जावा के कोर्स की पढ़ाई, क्योंकि जावा जो है जो यूनिवर्सिटी सिलेबस में है, अब जावा बहुत अपडेट हो चुका है और जावा का जो कोर्स है वो बहुत पावरफुल कोर्स है। तो जावा के अंदर में जो एडवांस जावा, जिसको इंडस्ट्रियल जावा भी कहते हैं, उसका एड ऑन कोर्स होता है सिमेज के छात्रों के लिए। उसी तरीके से वर्ड मतलब जो वेब के लिए वेब टेक्नोलॉजी का कोर्स, जिसके अंदर में वर्डप्रेस है, जुमला है, पीएचपी की प्रोग्रामिंग है, एसक्यूएल का डेटाबेस है, कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हुए वेबसाइट बनानी है, फिर एंड्रॉइड एप्स बनाने हैं, रोबोटिक्स
की पढ़ाई, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी हमारे बच्चों ने ऐसे ऐसे ऐप्स बनाए जिसके थ्रू वो अपने मोबाइल से घर का दरवाजा खोल लेते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, घर का लाइट ऑन ऑफ कर लेते हैं, वो अपने मोबाइल से घर में क्या टेम्परेचर है वो बता देते हैं। तो इस तरीके की एप्स बनाना, और ऐसे ऐसे बहुत सारे IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में और सिर्फ मोबाइल में नहीं होगा। इंटरनेट का प्रयोग जो है वो आपके वॉशिंग मशीन में, आपके फ्रिज में, आपके एसी में, आपके टीवी में, आपके जूतों में, आपके कपड़ों में हो सकता है, ठीक है, आपकी घड़ी में। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चश्मे में इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग और इसकी प्रोग्रामिंग, इसी तरीके से बिग डेटा। अब डेटा इतना बढ़ गया है कि जो नॉर्मल डेटा के जो सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं करते, हडूप और बिग डेटा जैसी टेक्नोलॉजी है। तो बिग डेटा के ऊपर में हमने वर्कशॉप्स करवाए बच्चों के, वो उसके थ्रू बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। इन्फॉर्मेटिका जैसे डेटा वेयर हाउसिंग का कोर्स हुआ सिमेज में। तो ये सब एड ऑन कोर्सेज के जो हमारा एक पैटर्न है। उसके अलावा इंग्लिश का कोर्स कराया जाता है छात्रों को सभी कोर्सेज में, क्योंकि इंग्लिश अगर उनकी इंप्रूव नहीं होगी, अगर वो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात नहीं कर पाएंगे, अगर वो इंग्लिश में लिखने के मामले में, और उस सब के पहले इंग्लिश को समझना, किताबें जो इश्यू की जाती है बच्चों को, ज्यादातर बच्चे किताबों का सही सही मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो समझने की क्षमता, बोलने की क्षमता, लिखने की क्षमता, ये बहुत जरूरी है। तो इंग्लिश को लेकर के बच्चों को हम लोग पूरी ट्रेनिंग कराते हैं। आई थिंक सिमेज में अगर किसी ने काउंसलिंग कराया होगा तो उसको ब्रिज कोर्स के बारे में मालूम पड़ा होगा। और सभी कोर्सेज में हम लोग सबसे पहले ब्रिज कोर्स कराते हैं, और ब्रिज कोर्स के माध्यम से छात्रों को इंग्लिश, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। अगर आपको BBA करना है, BCA करना है, मैथ्स और इंग्लिश के बिना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और मैथ्स का महत्व BCA में, BSc IT में ज्यादा है। अगर आपका मैथ्स बिल्कुल वीक है, बहुत कमजोर है, और मैथ्स से बहुत डर लगता है, तो BCA मत करो, BSc IT मत करो। मैं साफ बता रहा हूं, अगर आपको मैथमेटिक्स में मन नहीं लगता है तो आपको BCA और BSc IT में नहीं जाना है। हाँ, अगर किसी को मन लगता है लेकिन उसके 12th में मैथ्स का पेपर नहीं था, तो वो छात्र कर सकता है BCA। उसको हम अपने टेस्ट में, अगर वो मैथ्स में अच्छा कर रहा है, उसको अलाउ कर सकते हैं। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में इस चीज का प्रावधान दिया गया है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में इस चीज का प्रावधान नहीं है। वहां पर आपके 12th में मैथ्स का पेपर या तो मेन पेपर में या एडिशनल पेपर में होना चाहिए। और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में अगर हम छात्र का मैथ का एग्जाम लेकर के ये पाते हैं कि उसका मैथ का जो नॉलेज है, कॉन्सेप्ट जो है वो सही है, तो हम उसको BCA और BSc IT में अलाउ, BCA में, वहां पर BSc IT का कोर्स नहीं है। BSc IT का कोर्स सिर्फ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में है ना, तो ये अलाउ किया जा सकता है। अब एक प्रश्न यहीं पर मैं, जो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि BCA करें या BSc IT करें, मैं इस प्रश्न को भी आपको समाधान दे देता हूं कि यदि आपको BCA का कोर्स करना है या BSc IT का कोर्स करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नाम का अंतर है। कोर्स में पढ़ाई जो है वो सेम है। पढ़ाई का जो थोड़ा अंतर आता है वो आता है सिलेबस के कारण। BCA का सिलेबस थोड़ा पुराना है, BSc IT का सिलेबस थोड़ा बाद में बना, थोड़ा नया है, इसलिए थोड़ा बेहतर है। लेकिन हम दोनों बच्चों को बराबर पढ़ाई देते हैं, हमारे यहाँ पे पढ़ाई में कमी नहीं होती है। और BCA आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है वो सबसे नया है। पाटलिपुत्र का BCA सबसे पुराना सिलेबस है, उससे ज्यादा नया पाटलिपुत्र का BSc IT का सिलेबस है। और जो सबसे एडवांस सिलेबस है वो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का BCA का सिलेबस है। लेकिन ये जो आर्यभट्ट का जो सबसे एडवांस सिलेबस है वो भी 2011 के आसपास का बना हुआ है। हम लोग 2021 में हैं, 10 साल पुराना वो भी है। और हम लोग जो सिमेज में जो पढ़ाई करा रहे हैं उसमें हम कोशिश करते हैं हम उन चीजों को टेकअप करें जो चीजें अभी इंडिया में बिल्कुल नहीं है या वर्ल्ड में बिल्कुल नहीं है। ऐसी चीजों को लेकर के भी हम लोग कोर्स में अपने यहाँ पर क्लासेस कराए हैं और आगे भी कराएंगे। जो कोई अगला प्रश्न हो तो इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है सर। जैसे स्टूडेंट्स के मन में ये भी होता है कि मैं एक जनरल कोर्स कर लूं, BA कर लूं, BSc कर लूं। क्यों करना है BA? अगर BA करके जो एडवांटेज है, तो कोई एडवांटेज अगर ज्यादा है तो वो कर सकता है BA। और हमको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब, मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट आज हमारे इस वेबिनार में जुड़े हैं वो लोग BCA और BSc IT और BBA के कोर्स के महत्व को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे कॉलेज में अप्लाई किया है। और अगर उनके मन में यह भावना है या यह भ्रम है कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में BA को एडवांटेज मिलेगा, तो ऐसा किसी भी जॉब में नहीं है। हर एक जॉब में BCA और BSc IT और BBA अप्लाई कर सकता है, करते भी हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक जॉब में अप्लाई ना करें। कोई चपरासी के जॉब में, कलर खिलानी के जॉब में अगर हमारा BBA का छात्र और BCA का छात्र अप्लाई करता है
मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरे सीमेज का तो कोई आज तक नहीं किया होगा, लेकिन जब मैं अखबारों में पढ़ता हूँ कि कहीं किसी चपरासी के जॉब में एमबीए करके या बीटेक करके बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि भाई तुम टेक्नोक्रेट हो, तुमको एक टेक्नोक्रेट वाले जॉब में जाना चाहिए। तुम यूपीएससी करो, बीपीएससी करो, बैंक पीओ करो, तुम उसमें वहां जाओ, तुम अच्छे मतलब प्रोफाइल पे जाओ। क्लर्क और चपरासी के जॉब में जाना मतलब तुम ऑफिसर ग्रेड में जाओ, और तुम्हारे अंदर इतना नॉलेज है कि तुम ऑफिसर ग्रेड का जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सकते हो, तो तुमको अपने आप को इंफीरियर जॉब में जाना ये मुझे पसंद नहीं है। अप्लाई कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता अप्लाई करने से, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी इंफीरियर ग्रेड के जॉब में कभी बीसीए के स्टूडेंट को और बीएससी आईटी और बीबीए के स्टूडेंट को और पीजीडीएम के स्टूडेंट को कभी अप्लाई करना चाहिए। उसको अपनी डिग्निटी के अनुसार और अपने नॉलेज के अनुसार उसको जॉब प्रोफाइल करना चाहिए। आई थिंक सभी छात्रों को मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही हो तो थम्स अप का साइन दिखाना। सर अगला प्रश्न एक आ रहा है, जो ये एक फैसिलिटी आई है गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की, ये बच्चे कैसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसके तहत कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं? इट्स ए बिग इनेबलर, इट्स ए बिग टाइम इनेबलर। इनेबलर का मतलब है कि जो आपको क्षमता दे रहा है, जो आपको ताकत दे रहा है। और सरकार, बिहार सरकार के द्वारा जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना अभी चलाई जा रही है, इसके माध्यम से मैं देख पा रहा हूं और मैं महसूस कर पा रहा हूं, मुझे बहुत खुशी है कि जो बहुत ही गरीब तबके के छात्र हैं, बिल्कुल निम्न मध्यम वर्ग के या निम्न आय वर्ग के जो छात्र हैं, उनको भी क्षमता मिल गई, ताकत मिल गई कि वो तकनीकी पाठ्यक्रमों को उन संस्थानों से भी पढ़ सके जिन संस्थानों में किसी तरह का कोई सरकार द्वारा रियायत नहीं है, क्योंकि आपकी फीस जो है वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आ जाती है। और उसके बाद शुरुआत में आपको फीस वहां से आ गई, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पूरी पढ़ाई हो गई, और आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को वो फीस वापस करने का जो प्रावधान दिया गया है, वो प्रावधान ये दिया गया है कि जब आपको जॉब मिल जाती है तो जॉब से होने वाली आमदनी से, सैलरी में से आप सरकार को रिटर्न करते हो। क्या कोई ऐसा छात्र है जो कि जॉब मिलने के बाद सरकार को रिटर्न करना नहीं चाहेगा? हर कोई चाहेगा कि जॉब अगर मिल जा रही है तो सरकार को पैसा उसका जो आया था पढ़ाई के लिए, जिस पढ़ाई के बल पर उसको जॉब मिली, ठीक है। और अगर बच्चे को 25-30 हजार, 35 हजार, 40 हजार रुपए की सैलरी मिल रही है और उसको 3-4 हजार रुपए का सरकार को इंस्टॉलमेंट वापस करना होता है, तो वो बच्चा खुशी खुशी वापस करता है, क्योंकि वो पैसा जो आ रहा है उसके पास, वो सरकार द्वारा दिए गए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के पैसे के बल पे जो पढ़ाई हुई है, सीमेंट में जो पढ़ाई हुई है, उसके बल पे उसको वो जॉब मिलेगा। और इस पूरी प्रक्रिया में उसको अपने फादर से पैसा नहीं लेना पड़ा, क्योंकि शुरुआत में उसने मान लीजिए कि 25 हजार के आसपास जमा करके उसने एडमिशन लिया, और उसके बाद वो 25 हजार उसको वापस मिल जाता है। छात्रों को हम यहाँ तक भी सुविधा दे रहे हैं कोरोना काल में अभी, कि वो मात्र 5 हजार रुपए दे करके वो अपना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। क्लास स्टार्ट तभी होगी जब उसका या तो वहां से फीस आएगी या प्राप्ति की रसीद आएगी, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में रसीद मिलेगी, उसके बाद उसकी क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसने मात्र 5 हजार रुपए दिया और उस बच्चे की पढ़ाई एक तरह से अप्लाई करने के बाद शुरू हो जाती है। और उसके बाद उसको फादर से कुछ पैसा नहीं लेना है, उसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से फीस आ रही है, और जब उसको जॉब मिल जा रही है तब उस बच्चे को सरकार को रिटर्न करना है। और अगर जॉब नहीं मिली तो उसके ऊपर रिटर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसको सिर्फ साल में 2 बार, जून महीने में और दिसंबर महीने में सरकार को रिटर्न में सबमिशन देना होगा कि मुझे कोई तरह का रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उसके ऊपर में रिटर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सस्पेंडेड रहेगी, उसके ऊपर नहीं आएगी। तो इतनी बड़ी सुविधा मिल रही है, और इसके माध्यम से हमने देखा पिछले साल हमारे संस्थान में मैंने उन बच्चों का एडमिशन लिया जो मैथ में अच्छा था, इंग्लिश बहुत वीक थी लेकिन मैथ अच्छा था, और वो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बेटा, और उसके फादर का बिल्कुल था कि भाई मैं तो पढ़ा नहीं सकता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। आप टेंशन मत लो, गवर्नमेंट पे कर रही है एंड ही इज डूइंग गुड। और ऐसे ऐसे बहुत से बच्चे हमारी क्लास में पढ़ रहे हैं जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, लेकिन इस योजना के माध्यम से उनको क्षमता आ गई। तो अच्छी चीज है, ये बहुत बढ़िया चीज है। इस तरह की योजना बिल्कुल होनी चाहिए ताकि शिक्षा पे सबका अधिकार मिले। कोई अन्य प्रश्न, आखिरी 1-2 प्रश्न तो पूछे, फिर हम लोग आज वेबिनार को समाप्त करना चाहेंगे। सर बच्चे का एक प्रश्न आया है कि बीबीए या बीकॉम क्या करना चाहिए, और उसके एड ऑन कोर्सेज के बारे में। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने बीबीए के बारे में बात नहीं रखी। तो जो बीबीए का जो कोर्स है
हमारे यहाँ पर दोनों विश्वविद्यालयों में है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में भी है और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में भी है। और बीबीए के साथ में एड ऑन में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का प्रोग्राम है, फाइनेंशियल मार्केट्स का प्रोग्राम है, जीएसटी का टैक्सेशन का प्रोग्राम है, रूरल मार्केटिंग या फिर जो सर्विसेज मार्केटिंग के जो पार्ट्स होते हैं या जो माइक्रो फाइनेंसिंग के जो सेगमेंट है उनका कोर्सेज है। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा थीम निकल के आया है जिसमें कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उसका कोर्स है। और ये सारे कोर्स जो हैं ये अभी बिहार के या बहुत कम संस्थानों में भारत में ऑफर किए जा रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिया में कई सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ये कोर्सेज करा रहे हैं, लेकिन मेरी जानकारी में बीबीए के करिकुलम में डिजिटल मार्केटिंग का होना और ये सारी चीजों का जो मैंने बताया अभी आपको, स्टॉक मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट्स का पूरा कोर्स का होना, ये सारी चीजों का होना, ये अभी मैंने कहीं पे देखा नहीं है। ये इस तरह का ये एड ऑन का एक पैकेज जो हम लोग बना रखे हैं, तो ये ही सिमेज का मुझे लगता है कि एक एडवांटेज है कि हम बच्चों को यूनिवर्सिटी सिलेबस के अलावा जो और अतिरिक्त चीजें हैं, प्लस उसमें जो हम एक महत्वपूर्ण चीज बच्चों को कराते हैं, मैं बताना भूल गया था वहां बीसीए के मामले में भी, कि बीसीए के छात्रों को हम एमसीए के एंट्रेंस की ट्रेनिंग भी कराते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि छात्र, जो बहुत से छात्र हमारे यहाँ ऐसे हैं जो आगे अच्छे संस्थानों में, चाहे जेएनयू में या फिर बीएचयू में या फिर ट्रिपल आईटी में या एनआईटी में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, वहां पर से वो एमसीए करना चाहते हैं। तो सिमेज में ही बच्चों को हम एमसीए एंट्रेंस की ट्रेनिंग कराते हैं। और बीबीए के छात्रों को हम कैट मैट की कोचिंग, बैंक पीओ की कोचिंग, ये कॉलेज में ही कराते हैं। कॉलेज में क्यों कराते हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि कभी कोई छात्र बोलता था कि सर मुझे पीओ का क्लास करने जाना है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चे की पढ़ाई में हमारे कॉलेज में कोई डिस्टर्बेंस आए, और जिस तरीके से उसको पीओ की क्लासेस, मतलब सारी चीजें उसको हम कॉलेज में दें। और एक कंप्लीट हमने इसी तरह ये चीज डिजाइन की कि बच्चों को पीओ की पढ़ाई जो है, कैट मैट की कोचिंग जो है, और उसके साथ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मार्केट्स, जीएसटी, टैक्सेशन, ये सारी चीजें एड ऑन के रूप में वो उनको हम कोर्स के साथ में कॉलेज में ही करा दें, ताकि बच्चों को किसी अतिरिक्त चीज के लिए कहीं और बाहर जाके पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। अब आपका जो एक पहला प्रश्न था कि बीबीए और बीकॉम, तो यहाँ पर दोनों कोर्स में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, दोनों कोर्स में बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन जो छात्र चाहते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स के हिसाब से या फिर फिनांस के हिसाब से, जो लोग चाहते हैं कि अकाउंटिंग और फिनांस के सेक्टर में जॉब ज्यादा जिनको इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग में जिनको इंटरेस्ट है, जिनका बेसिक कोर इंटरेस्ट अकाउंटिंग है, वैसे बच्चों के लिए बीबीए से ज्यादा अच्छा बीकॉम रहेगा। क्योंकि बीकॉम में आपका जो अकाउंट्स का पोर्शन है, ऑडिट, टैक्सेशन, इसका पोर्शन बढ़ जाता है बीकॉम में। मार्केटिंग वगैरह की पढ़ाई वहां पे आपको विशेष नहीं करनी है, आपको वहां पे विशेष रूप से अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्सेशन, इनकी पढ़ाई करनी है। तो वहां पर आपको, जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड है, जो आईकॉम कर रहे हैं या +2 में कॉमर्स था, उनके लिए ज्यादा नेचुरल चॉइस होगा बीकॉम। और बीकॉम का कोर्स करके भी आप एमबीए कर सकते हैं, और बीबीए का कोर्स करके भी आप एमबीए कर सकते हैं। तो बीकॉम का कोर्स जो है वो थोड़ा सब्जेक्ट सिलेबस सीमित है, लेकिन बीबीए का जो कोर्स है उसमें सब्जेक्ट्स ज्यादा हैं, एचआर भी पढ़ना है, मार्केटिंग भी पढ़ना है, ऑपरेशंस भी पढ़ना है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वहां पर। लेकिन बीकॉम में क्या है कि अगर नंबर ऑफ पेपर कम है लेकिन उसका डेप्थ ज्यादा है, यानी कि जो अकाउंटिंग का डेप्थ आपको बीकॉम में मिलेगा वो अकाउंटिंग का डेप्थ आपको बीबीए में नहीं मिलेगा। तो बीबीए में आपको अकाउंटिंग भी पढ़नी है, टैक्सेशन भी पढ़ना है, ऑडिट भी पढ़ना है, बीबीए में सब पढ़ना है। यानी बीबीए इतना है और उसी के अंदर बीकॉम इतना है, लेकिन बीकॉम का डेप्थ ज्यादा है सब्जेक्ट का, और उसी सब्जेक्ट का डेप्थ बीबीए में कम मिलेगा। बीबीए में नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा हो जाएंगे। एरिया ऑफ ऑपरेशन, अगर किसी को अपना खुद का बिजनेस करना है तो हो सकता है मैं उसको कहूं कि आप बीबीए करो, क्योंकि उसको मार्केटिंग भी समझ में आएगा, ऑपरेशन भी समझ में आएगा, एचआर भी समझ में आएगा, फिनांस भी समझ में आएगा, अकाउंट्स भी समझ में आएगा, जो ई कॉमर्स या जो डिजिटल मार्केटिंग है वो सब भी समझ में आएगा। तो बीबीए में गैमेट ऑफ सर्विसेज जो है वो ज्यादा है, कवरेज ज्यादा है, और बीकॉम में डेप्थ ज्यादा है, यानी कि अकाउंट्स और फिनांस का डेप्थ जो है वो बीकॉम में ज्यादा है ना। अगर किसी छात्र का कोई सवाल है तो वो चैट पे डाल जरूर सकता है। सर एक क्वेश्चन और आ रहा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर के। बच्चे ने पूछा है कि अभी कोविड टाइम्स में भी आप लोग एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या ये एक फॉर्मेलिटी है या सही में इसमें रिजेक्ट भी हो सकते हैं, और क्या इसका प्रोसेस होगा पूरा? ये मैं शुरू में ही क्लियर कर चुका हूं, जब एक छात्र ने कहा था कि मुझे सिमेज में, सर हो सकता है वो लेट ज्वाइन किया होगा सर। हाँ, क्योंकि सिमेज में जो भी प्रोसेसेस है, अगर हम यहाँ पर, अगर सिमेज अच्छा है तो वो अच्छा बनता है अच्छे शिक्षकों से, अच्छी
सोच से, अच्छे उसूलों से, अच्छे वातावरण से, अच्छे इन्वायरमेंट से, अच्छी फैसिलिटीज से, इंफ्रास्ट्रक्चर से और अच्छे छात्रों से। अगर आप इसमें से कोई एक चीज खराब कर दें, अगर आप छात्रों की व्यवस्था को खराब कर देंगे, लाइट को ऑन करिएगा जैसा, तो हाँ, लाइट ये उनकी ऑफ हो गई है। हाँ, तो अगर आप उसको अगर आप गड़बड़ा देंगे तो छात्र अगर अच्छे नहीं होंगे तो फिर पढ़ाई का वातावरण कैसे अच्छा हो पाएगा। तो आपको इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपको अच्छी पढ़ाई चाहिए तो ऑब्वियसली वहां पर आपको अच्छा व्यवस्था चाहिए होगा, अच्छे छात्र भी चाहिए होंगे। अगर जब तक छात्र अच्छे नहीं होंगे तब तक वो क्लासरूम में वो पढ़ाई का माहौल नहीं आ पाएगा। वो क्लासरूम में पढ़ाई का माहौल तभी आ पाएगा जब एक समूह हो, ऐसे छात्रों का समूह हो जो अच्छे प्रश्न करे, जो पढ़ाई पे कंसंट्रेट करे, ध्यान दे। और इसके लिए ही हम कोशिश करते हैं कि जो ये एंट्रेंस की प्रक्रिया है, इसमें हर एक बच्चे से मिलना, 1-to-1 इंटरव्यू लेना, ये सारी चीजों को करने का काम क्यों किया जाता है? क्योंकि हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो हमारा एक पीयर ग्रुप बन रहा है वो पीयर ग्रुप एक दूसरे को मदद करे। और उस पीयर ग्रुप में जो छात्र हैं, जब बच्चे सिविल में पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि जितना टीचर से सीखने को मिलता है उतना ही कंपटीशन के माध्यम से सीख पाते हैं, और वो कंपटीशन आपस में बच्चों का होता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सिमेज का एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो पीयर ग्रुप है, जो कि हम यहाँ क्रिएट करते हैं। और वो अगर हम हर किसी को अलाउ कर देंगे तो शायद वो पीयर ग्रुप क्रिएट नहीं हो पाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? So questions तो बहुत हैं, but I guess we are running out of time. Yes. And बाकी what we can do is जो भी बच्चों के questions हैं, we can deal with them on the WhatsApp. एक मैं इनको प्रोसेस थोड़ा सा बता देता हूँ। 20 तारीख को इनकी परीक्षा है ना? और 20 तारीख को परीक्षा के पूर्व इनको एक मॉक टेस्ट के लिए जोड़ा जाएगा। 19 तारीख को आपकी मॉक टेस्ट के लिए जोड़ा जाएगा, जहां पर कुछ मॉक क्वेश्चंस होंगे और आप उस मॉक टेस्ट को अपीयर करके आप देख पाएंगे कि किस तरीके से आपको 20 तारीख को मेन परीक्षा के दिन जुड़ना है। और आप उस दिन समझ पाएंगे 19 तारीख को कि कैसे लॉगिन करना है आपको। आप मोबाइल पर अपना एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास मोबाइल पर रहना चाहिए, आपके पास मोबाइल में कैमरा होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, है ना? और आप 19 तारीख को मॉक टेस्ट में जब जुड़ेंगे तब आपको ये सारी चीजों को समझने का, ट्रायल करने का अवसर मिलेगा। और उसके बाद जो लोग 20 तारीख की परीक्षा में क्लियर करेंगे उनको फिर फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट जारी हो सकती है। अगर हमारे को जरूरत पड़ेगी थर्ड लिस्ट भी जारी होगी, और उनको फिर इंटरव्यू का मौका मिलेगा। 1-to-1 इंटरव्यू के लिए उनको स्लॉट्स दिए जाएंगे, टाइमिंग दी जाएगी, उस टाइमिंग में उनको जुड़ना होगा और फिर वहां पे 1-to-1 इंटरव्यू होगा। ये दोनों राउंड अगर बच्चे क्लियर कर जाएंगे तब उनको फिर टेस्ट एंट्रेंस के लिए, एडमिशन के लिए अवसर दिया जाएगा, उनको सिलेक्शन लेटर इश्यू होगा, है ना? और जहां तक सवाल पेंडेमिक के दौरान पढ़ाई का है, तो मुझे लगता है कि जो छात्र अभी यहाँ पे जुड़े हैं वो लोग सिमेज के यूट्यूब पेज पे जा करके वहां पर कुछ सैंपल क्लासेस अपलोड होती हैं, वो देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार क्लासेस सिमेज में पर डे होती है। आज भी जब मैं यहाँ बच्चों से बात कर रहा हूँ, सिमेज में ऑलरेडी अभी भी काफी सारी क्लासेस जो है वो चल रही हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। अभी उनका एग्जाम का डेट अनाउंस हो रहा है जो कि ऑनलाइन लिया जाएगा बच्चों का। तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस जारी रहेगा। हम पैंडेमिक के कारण घर में बैठ करके अपने पढ़ने की क्षमता को जंग नहीं लगा सकते हैं। हर एक छात्र के अंदर पढ़ने की क्षमता है और उस क्षमता में जंग लग जाएगा अगर वो 3 महीने तक पढ़ाई ना करे, है ना? अगर आप 3-4 महीने तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके पढ़ने की एबिलिटी जो है वो घट जाएगी और आपको फिर वापस से शुरुआत करने में कठिनाई महसूस होगी। इसलिए आपको हमेशा अपने आप को अपडेट रखना है। और जैसा कि ऑलरेडी अनाउंस्ड है कि 1 जून से सिमेज में क्लासेस शुरू होने वाली है, बैच शुरू होने वाला है। तो 1 जून से तो सिमेज का पहला फर्स्ट क्लास इंडक्शन क्लास अनाउंस्ड है। ऑलरेडी डेट अनाउंस है कि सिमेज का जो इंडक्शन क्लास होगा इस साल का वो 1 जून को होगा। ऑलरेडी एक राउंड एंट्रेंस टेस्ट का कॉलेज के कैंपस में जब लॉकडाउन नहीं लगा था तब हो चुका है और उस राउंड के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन हो चुका है। अब ये सेकेंड राउंड टेस्ट का जो हो रहा है ये 20 तारीख को हो रहा है और फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बैच से बच्चे जो मिलेंगे हमको, उससे हमारा एडमिशन प्रोसेस पूरा होगा और 1 जून को हमारी क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो मेरे ओर से सभी छात्रों को शुभकामना है। आज आप सभी बच्चों से मिल करके, आप तक अपनी बात रख करके मैंने ये प्रयास किया कि आपको मैं ये बताऊं
कि सिमेज में क्यों आना है ये आप जान रहे हैं, तभी आपने फॉर्म लिया है, लेकिन क्यों नहीं आना है, अगर किसी भी छात्र का उद्देश्य जो मैंने बताया वो नहीं है, अगर किसी को भी क्लास रेगुलर करने में, अटेंडेंस में इश्यूज हैं, तो उस छात्र के लिए सिमेज में आने का कोई पर्पस नहीं होगा। आपको अगर अनुशासन के साथ पढ़ाई नहीं करनी, जीवन में बड़े लक्ष्यों के साथ पढ़ाई नहीं करनी है, तो सिमेज में आने का उद्देश्य नहीं होगा। और आप सभी का 19 तारीख को मॉक टेस्ट के दिन जुड़ेंगे दोबारा। उसके पूर्व यदि संभव होगा तो हो सकता है कि आपको कोई एक हम लोग मॉक क्लास देंगे इंग्लिश को लेकर के या मैथ्स को लेकर के, जिसके माध्यम से आप इंग्लिश के एग्जाम को और मैथ के एग्जाम को कैसे हैंडल कर सको, इसका आपको एक थोड़ा असिस्टेंस या समझिए कि कुछ गाइडेंस दिया जाएगा, नॉट ओनली सिमेज के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, बल्कि एक ओवरऑल आपको समझ में आएगा कि सिमेज में किस तरीके से इंग्लिश या मैथ्स को टेकअप किया जाता है। और वो बच्चों को पिछले बार हम लोगों ने इस तरह की सुविधा दी थी पिछले साल, और बहुत बच्चों ने उसको लाइक किया था। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बार भी 20 तारीख के पहले आपको कम से कम एक क्लास इंग्लिश और मैथ्स में उपलब्ध करा सकूं, जिसके साथ आप बेहतर तरीके से हमारे एग्जाम को अपीयर कर सको। बहुत से बच्चे डर रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, उसमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो दो क्लासेस आपको दी जाएंगी, उनका आपको लिंक दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप एंट्रेंस एग्जाम को, इंग्लिश को और मैथ को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर पाएंगे, है ना। तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं हैं। आप अच्छा करो, आप तैयारी करो, जो मॉक टेस्ट के पेपर दिए गए हैं उनको सॉल्व करो, और अपने लिए सबसे पहले अपने लाइफ में दृढ़ निश्चय बनाओ। अपने लाइफ को जब तक एक जैसे मैं कहता हूँ ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक मौत नहीं आएगी तब तक मैं मर नहीं सकता, और मर के जीने का कोई फायदा नहीं है। तो जिंदा दिल की तरह जीना है ना। लाइफ में हर दिन जो है वो जिंदा दिल की तरह जीना है, डर डर के नहीं जीना है। और हम जब तैयारी कर रहे हैं भविष्य की, इसका मतलब है कि हम भविष्य को लेकर आशान्वित हैं, हम भविष्य को लेकर के अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, है ना। तब तो हम तैयारी कर रहे हैं। और जो घर बैठ करके रो रहा होगा कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, वो कोई तैयारी नहीं कर पाएगा और उसका सारा समय वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप में जो सफल होगा और जो विफल होगा, उसमें यही अंतर होगा कि जो सफल होगा वो आज तैयारी कर रहा है, और जिसको विफल होना है वो घर बैठ करके कई तरह की दुनिया के नकारात्मक बातों को अपने दिमाग में ला सकता है ना। तो आप सकारात्मक चीजों के साथ अपनी तैयारी शुरू करें, और हम 1 जून से बिल्कुल जो कहते हैं ना पर डे 5 क्लासेस पर डे का रूटीन शुरू हो जाएगा। आपकी लाइफ बदल जाएगी। 5 क्लासेस पर डे के साथ आपको रोज का 5 नई चीजें, 5 कहते हैं ना, जो हर टीचर हर क्लास में आपको पॉलिश करेगा। उस सफर के लिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी होगी। अभी से आप कुछ अपने आप को अपडेट करना, और कम से कम इंग्लिश और मैथ्स इस पर काम करना शुरू कर दो। और कितना पीछे हो तुम, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्जुन भी सीखा था, एकलव्य भी सीखा था। जो ध्यान से सीखेगा वो सीख जाएगा, हर कोई सीख सकता है ना। तो मैं अर्जुन का भी स्वागत होगा और एकलव्य का भी स्वागत होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। ऑलराइट, इन केस अगर आपके मन में अब कोई भी सवाल रह गए हैं, क्योंकि मैं अभी भी बहुत सारे हैंड्स रेज देख पा रही हूँ, आप प्लीज व्हाट्सएप करें एंड वी विल ट्राई टू आंसर देम एज एंड व्हेन पॉसिबल। और रहा सवाल, अभी जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं चैट में कि 19th को मॉक टेस्ट कब होगा, कितने बजे होगा, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से जाएंगी। सो प्लीज हैव पेशेंस एंड उन मैसेजेस को प्रॉपरली पढ़िएगा, समझिएगा। कुछ नहीं समझ में आए, देन यू आर फ्री टू आस्क। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ।